27 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का इलेक्शंस है और मैं डेमोक्रेटिक यूनाइटेड टीचर्स अलायंस का जो 10 समूह मिलकर के बना है उसका मैं संयुक्त उम्मीदवार हूं। और इलेक्शन एक समय है जहां पर ये विश्लेषण करने का और स्टॉक टेकिंग का किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। डूटा बनी थी दो मुख्य आधार पर, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का ही नहीं लेकिन समग्र हिंदुस्तान का शिक्षा और शिक्षकों का सम्मान में के लिए काम करने के लिए। ना शिक्षकों का सम्मान हो रहा है। डूटा जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन था कि भाई जो जहां काम कर रहे हैं उन सबको वहां पर लगाया जाए, उनको प्लेसमेंट किया जाए, एब्जॉर्शन किया जाए। लेकिन हुआ क्या, जो डूटा में नेतृत्व गया उन्होंने खुद ही अपने तरीके से लोगों को हटाया और देखते देखते 75 टू 80% टीचर्स हट गए। जो 20 साल, 25 साल, 18 साल, 12 साल से काम कर रहे थे, अभी एक दो दिन पहले भी 12 साल, 12.5 साल, 14 साल के टीचर्स हटे हैं, खुद हॉस्पिटलाइज्ड है। दुखद बात है। एक हमारे साथी जो हिंदू कॉलेज में पढ़ा रहे थे, समरवीर, उन्होंने आत्महत्या की। मैं इसको मानता हूं कि एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने शिक्षकों का सम्मान करना भूल गए। हमने शिक्षकों को विभाजन कर दिया कि ये मेरे हैं, ये वो है। हम इसमें जाते ही नहीं। जो लोग लगे हैं हम उनका सम्मान करते हैं, वो डूटा के सदस्य हैं। उनका बेहतरीन के लिए काम करेंगे, वो उनका आत्म स्वाभिमान के लिए काम करेंगे। जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं होने देंगे, और जो लोग हट गए हैं, जो बाकी जो पोस्ट है उनमें उनको लगाने की हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग जो पास्ट सर्विसेज है उसको काउंट कराने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि 12 साल तक जैसे पहले भी होता था, अब 4 साल अगर सब्सटेंशियल है कि वो काउंट किया जा सकता है, तो 12 साल क्यों नहीं काउंट किया जा सकता है, जो टोटल लेंथ ऑफ सर्विस का लोगों का बहुत साल सर्विसेज है। तो उनको कंपनसेट कराने के लिए, वो काउंट कराने के लिए हमारा प्रयत्न रहेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, नो पेंशन स्कीम है। आज जो लोग रिटायर कर रहे हैं 14,000 15,000 रुपया 2004 में जिन्होंने ज्वाइन किया था, जिनको आज लाख रुपया मिलता पेंशन के रूप में, तो आज उनको 14,000 15,000 रुपया मिल रहा है। उससे उनका परिवार चलेगा। अगर उनका मृत्यु हो जाती है तो उनको कुछ भी पैसा नहीं मिलता है। तो 7 स्टेट्स ने रिवर्स किया है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है। तो ये जो संगठन है डूटा में, ये एक कहा तो डीयूटीए एक संघर्ष का मंच के रूप में हम लोग देखते थे, जो शिक्षा और शिक्षकों का हित की बात करता था। आज महज एक दलाली का काउंटर बन करके रह गया है। अब संघर्ष का मंच नहीं रहा। उनका जुबान नहीं खुलते हैं, वो स्वागत ही करते रहते हैं। कोई कहीं कुछ बन गया, कोई कुछ हो गया तो कहते हैं कि हमने उनको बना दिया। ये तो एक टीचर्स को डिमीनिंग करने वाली बात है। और इस आड़ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 8 से 8 बजे तक का फरमान है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारा वर्कलोड है वो काफी घट गया है। उसका असर पड़ेगा ये सारा चीजों के ऊपर। हमारा ट्यूटोरियल के साइज बढ़ गए हैं। क्लासरूम जो जितना हमारा जनरल क्लासेस होते थे, 5 क्लास लेते थे, वो घट करके 3 में तब्दील हो गए हैं। प्रैक्टिकल का ड्यूरेशन घट गया है, लेकिन आंकलन का नंबर 25 से घटा करके बढ़ा करके 70 नंबर कर दिया। आज शिक्षक को यही पता नहीं है कि वो किस बाबत में ये 70 नंबर दे रहा है। ये एकेडमिक फ्रॉड है जो ये सरकार हमारे हमारे माध्यम से करा रही है।
तीसरी बात, अभी जो एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रिपोर्टिंग के मैटर के तहत जो पास किया, ग्रेडेड ऑटोनॉमी, जिसको डूटा के जो पदाधिकारी हैं वो कहते हैं ग्रेटर ऑटोनॉमी, वो हर पैराग्राफ में कहता है कि संसाधन ना सरकार से मिलेगा, ना संसाधन आपको कमीशन से मिलेगा, आपको अपने धनराशि से संसाधन जुटाना होगा। बीओजी बनानी है, यूनिवर्सिटी अलग हो जाएगा, कॉलेज अलग हो जाएगा। बीओजी के पास एब्सोल्यूट पावर्स दे रखा है कि किसको अपॉइंट करेगा, किसको नहीं करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट चलाएगा, किस डिपार्टमेंट को बंद करेगा। जब धनराशि बीओजी को मिलेगा नहीं केंद्र से या अपने कहीं भी बाहर के सरकारी सोर्सेज से, तो ना ये तनख्वाह रहेगी, ना ये टीचर्स रहेंगे। उसमें खुद लिखा हुआ है कि ओवर आर्किंग लेजिस्लेशन के माध्यम से जो कॉन्ट्रावेनिंग प्रोविजंस है सारी ध्वस्त हो जाएंगी, तो हम लोगों का सबका जो अपॉइंटमेंट है वो भी ध्वस्त हो जाएगा। और लोग इस बात को लेकर के, वो जो सरकारी संगठन है वो तो जय जयकार करेगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे बड़ा प्राइवेटाइजेशन, अगर रेलवेज, एयरवेज, ओएनजीसी, एनटीपीसी सबको मिला दीजिए, बीएसएनएल, उससे बड़ा, सबसे बड़ा प्राइवेटाइजेशन आपका उच्च शिक्षा का है। ये बिना लागत का, बिना पैसा लिए हुए निजी संस्थाओं के हाथ में शिक्षा को बेच रहे हैं। अपने दलगत फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उनको मुफ्त में दान कर रहे हैं। हाँ, उनका बीओजी बन जाएगा। जो एक बार बीओजी बन जाएगा वो कभी आप उसको हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि बीओजी में कोई भी इनकन्वीनियंट मेंबर होगा उसको हटा करके अपने कन्वीनियंट मेंबर को ले आएंगे। ऐसे में हम लोगों का विरोध न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर है, जो एक प्राइवेटाइजिंग डॉक्यूमेंट है। अगर हम तुरंत उसको रोके नहीं, आज शिक्षा के ऊपर कहां से 4.7% हमको एलोकेशन था, आज घट करके 2.5% हो गया। अगर वो 2.5% में जो हैफा का जो लोन है, लोन कभी ग्रांट नहीं होता, उसको भी इन्होंने जोड़ दिया। अगर अब देखा जाए कि क्रूर रूप से कि उच्च शिक्षा को कितना मिलता है, तो 0.7% मिलता है। तो इसका झटका तो देखने के लिए मिल रहा है। सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है, आपका प्रमोशन का जो एरियर है वो समय पर नहीं मिल रहा है, वो लोगों का अभी भी पेंडिंग है 2 साल 3 साल से। पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही है। अब हमने जब बात किया, ये बताते हैं कि ये ट्रांजिशनल फेज है, कल बीओजी बन जाएगा, इट विल टेक केयर अबाउट एवरीथिंग। क्या बीओजी इतना धनराशि इकट्ठा कर लेगा? अगर धनराशि की बात किया जाए, एक कॉलेज को चलाने के लिए हर स्टूडेंट से जब 20 से 25 लाख रुपया नहीं लेंगे तो ये सैलरी स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल है। क्या इतना स्टूडेंट हमारा पैसा देकर के आएगा इधर? उच्च शिक्षा का क्या दशा होगा? उच्च शिक्षा में कौन सी वर्ग आएगा? ऑलरेडी सीयूईटी के नाम पर ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो लोग आते थे वो आना बंद हो गए हैं, लड़कियों का संख्या घट गया है। तो एक जो सामाजिक न्याय के लिए उच्च शिक्षा बना था, शिक्षा बना था, कहीं हम उससे बहुत दूर जा चुके हैं और हम उसको अभी भी स्वागत कर रहे हैं। दुखद बात है। इन तमाम चीजों के खिलाफ ये कभी एक ऐतिहासिक चीज है कि 10 संगठन अपनी मतभेद भुला करके हम लोग एक होकर के इस इलेक्शन में उतर आए हैं। अभी अफवाह फैलाते हैं कि यहां पर अपॉइंटमेंट रुक जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, ये अन्याय, अत्याचार, धमकी डूटा अध्यक्ष या डूटा पदाधिकारी अध्यक्ष ये बनते हैं हर टीचर का गरिमा को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब ये खुद उनका गरिमा को तिलांजलि देते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको नौकरी से हटा देते हैं, ये किस धर्म का पालन कर रहे हैं? ये घोर पाप है और इसके खिलाफ हमारा मोर्चाबंदी हो चुकी है। हर चीज के लिए लड़ाई होगी। अब शिक्षक जग चुका है और 27 तारीख को मैं अपील करता हूं कि शिक्षक आए और इस अत्याचार, अन्याय और इसका जो एक दमनकारी, कि उनका विचारधारा में अगर विश्वास आप नहीं करते हैं तो आपको रहने का अधिकार नहीं है। ये तो हद ही हो गया।
अल्पसंख्यकों के ऊपर इनका वो है, जो हमारे विभिन्न जनजाति से लोग आ रहे हैं उनके खिलाफ वो है। ये तो गलत बात है। ये यूनिवर्सिटी एक गुलदस्ता है, एक गार्डन है जिसमें कि हर फूल खिलना चाहिए, हर विचारधारा पनपना चाहिए, हर आइडिया का शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। अगर उच्च शिक्षा में अगर आइडिया पनपेगा नहीं तो कहाँ पनपेगा, और बिना आइडिया का कोई विकास नहीं हो सकता है। ये ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर आप बात करते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम में ये इन्वेस्टमेंट कराते हैं। देखिए, एक करप्शन का अड्डा है, ये सारा चीजों को समझने की जरूरत है। ओल्ड पेंशन स्कीम में 2021 और 22 का फाइनेंशियल ईयर में जो रिटर्न मिला था 0.50%, और 2022 और 23 का फाइनेंशियल ईयर में जो रिटर्न मिला है 0.25%। इससे क्या मिलेगा, किस टीचर को क्या मिलेगा? उस धनराशि, इसलिए 7 स्टेट्स ने विथड्रॉ कर चुका है। और हमको अगर ओपीएस के लिए मार्च में जाने के लिए धमकी मिलती है कि आपका नो वर्क नो पे लगा देंगे, क्योंकि हमारा पैसा में तुम लोग मौज करोगे, अपने पैसे के अपने मनमर्जी उसको इन्वेस्टमेंट करके तुम लोग फायदा उठाओगे, और फायदा का हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। टीचर्स को जो मर जाते हैं या जो रिटायर कर रहे हैं, जो मर गए हैं, दुखद बात है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से रिजर्वेशन का मुद्दा है, और रिजर्वेशन को जिस तरीके से सरकार, जो मोदी सरकार है, जब से सवाल उठ रहे हैं कि वो खत्म कर रही है, 2024 का चुनाव भी नजदीक है, इंडिया गठबंधन किया है, आप लोग किस तरीके से सब लोगों को एक साथ लेकर के जुट होने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग सब प्रकार के उसमें साथी हैं। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक ही शब्द लिखा हुआ है, एक ही जगह पर, इक्विटी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है उसका कोई जिक्र नहीं है कि जब प्राइवेट हाथ में जाएगा, वो प्राइवेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का रिजर्वेशन को क्यों इंप्लीमेंट करेगा जब उसको कोई धनराशि मिलेगा नहीं। उनका एक ही मान्यता है कि भाई, जिसके पॉकेट में पैसा है वो क्लासरूम एजुकेशन के लिए आए और उच्च शिक्षा में दाखिल हो, जिसके पास नहीं है वो ऑनलाइन एजुकेशन ले ले। ऑनलाइन एजुकेशन का तो एक इन्होंने चालू ही कर दिया है। जो रेगुलर एजुकेशन में ऑनलाइन एजुकेशन को इन्होंने घुसा दिया है 40%। इनको यही पता नहीं है कि शिक्षा है क्या चीज। वो नहीं चाहते हैं कि कोई तैयार हो इस देश में, इस समाज में, जो उनको प्रश्न पूछ सके। ग्लोबल लीडर के रूप में जो मोदी जी का जो चेहरा है वो दिख रहा है, और भारत को बताया जा रहा है कि विश्व गुरु बनेगा। कैसे बनेगा, आपको क्या लगता है कि देखिए, मैं कोई राष्ट्रीय मुद्दा पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं अपने आप को सीमित करना चाहता हूं हमारा शिक्षा और शिक्षक का मुद्दे को लेकर के। विश्व गुरु तो तभी हम बनेंगे ना जब शैक्षणिक संस्थानों में, लेबोरेटरी में पैसा आए, लाइब्रेरी को पैसा मिले। पिछले 7 साल से तो उसमें कोई आवंटन नहीं हुआ है। शिक्षा का जो बजट है वो घटता जा रहा है। मैंने बताया 0.7% है। जब शिक्षा में आप अगर निवेश नहीं करेंगे, शिक्षा को समृद्ध नहीं करेंगे, आज ये कह रहे हैं कि फॉरेन फैकल्टी लगाओ। एनईपी में 3 प्रकार का शिक्षकों की जरूरत है। एक हो गया कॉन्ट्रैक्चुअल, टेन्योर ट्रैक अपॉइंटमेंट, जिसके ऊपर में तलवार हमेशा लटकता रहेगा, वो उन्मुक्त रूप से कभी बात अपना रख ही नहीं पाएगा, जिस दिन रखेगा उसको बाहर कर देंगे। दूसरा हो गया फॉरेन फैकल्टी। अब फॉरेन फैकल्टी की 1947 में तो जरूरत नहीं पड़ी हमें। हमने आईआईएम बनाया, आईआईटी बनाया, इंग्लिश डिपार्टमेंट बना, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बना, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट बना, हमें पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट बना। हमें किसी फॉरेन फैकल्टी का कभी जरूरत नहीं पड़ी सिलेबस बनाने के लिए, ना पढ़ाने के लिए। ये कह रहे हैं कि 24% फॉरेन फैकल्टी रखो क्योंकि माँ बाप अंग्रेज लोगों को देख करके पैसा देगा। ये तो सेलिंग पॉइंट ढूंढ करके निकाल रहे हैं ना। दूसरी बात, इनका बैंकरप्सी देखिए, हमारे नौजवानों को क्या होगा। तीसरा, वो शुरू कर दिया प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। आपने देखा असम में क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर महोदय ने अपने भाई को लगा दिया। कल यहां भी सब लोग बैकडोर से आना चालू हो गए हैं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। जिन लोगों ने कभी टेबल लैंप तक नहीं देखा है, जिन लोगों ने कभी उच्च शिक्षा दरवाजे के अंदर नहीं गए हैं, वो भी आ जाएंगे, क्योंकि उसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है उनके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। तो इसका हमें विरोध करना होगा।
कैसे विरोध करेंगे आप सर? क्या ये पॉसिबल है कि डूटा अध्यक्ष बनने के बाद आपके विरोध से ये सारी चीजें सॉल्व? बिल्कुल रुकेगा। हमने पहले भी रोका है। 2004 में भी उनका यही अटेम्प्ट था, 3-4 में। ये मॉडल एक्ट लेकर के आए थे 3 में। हमने नहीं लागू होने दिया था, हमने उसको विथड्रॉ करवाया था। हमने संघर्ष किया उसके खिलाफ। जो कहता था, जो बिरला अंबानी रिपोर्ट के ऊपर आधारित था और जो कहता था कि शिक्षा में जो सारा जो पूंजी लगता है वो छात्रों से लिया जाना चाहिए, टोटल कॉस्ट रिकवरी फ्रॉम द स्टूडेंट्स। हमने कहा ये निजीकरण है। हम उसके खिलाफ लड़े, हम कामयाब हुए और अगले यूपीए सरकार आई, उसने उसको विथड्रॉ किया। आज कर्नाटका से देखिए, जितना भी काली टनल होगा उसका कोई ना कोई तो अंत होगा ना। ये तो हम शिक्षक हैं, हमें पता है कि हर अंधेरी रात के आगे एक सूर्य इंतजार करता है उदय होने के लिए। कर्नाटका ऑलरेडी विथड्रॉ कर चुका है। कई स्टेट्स, 10-12 स्टेट्स ने यह फैसला ले लिया है कि हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। उनको पता है कि निजी हाथों में उच्च शिक्षा को नहीं कंप्लीटली नहीं दिया जा सकता है। तो हमारा लड़ाई होगी। बिहार ने भी फैसला, विधानसभा में उठ चुका है मुद्दा। मैं खुद ही गया था बिहार। तो ऐसे में हम लोग अपना रणनीति बनाएंगे। एक कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा शिक्षा में। आज लॉ फैकल्टी के लिए एडमिशन का कर दिया, एक सेमेस्टर के लिए 197 लाख और प्लस जीएसटी मिलाकर के 2 लाख, और इंजीनियरिंग के लिए कर दिया 2 लाख, उसके प्लस 18% जीएसटी। ये तो शुरुआत है। वो खुद कहते हैं ये 25-30 लाख रुपया जाएगा तब जाकर के यहां से कोई पैसा मिलेगा जो शिक्षकों को, बाकी कर्मचारियों को दिया जा सके। इसमें कौन से घर के लोग आएंगे? इसलिए ये जो कह रहे हैं ना कि हम आने के बाद हम इंटरव्यूज को रोक देंगे, हम प्रमोशन को रोक देंगे, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ना रुकेगा इंटरव्यूज, अपॉइंटमेंट्स, ना रुकेगा प्रमोशंस। रुकेगा तो एक ही बात, वो है डिस्प्लेसमेंट। नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोग कमर कस चुके हैं। लड़ाई होगी, ये भी हमें पता है। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।